नमस्कार, मैं प्रियांशी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषाओं की विवेचना में भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम आधुनिक भाषा विज्ञान की चर्चा करें तो आधुनिक भाषा विज्ञान का उद्भव यूरोप में हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आधुनिक भाषा विज्ञान है वह यूरोपीय मस्तिष्क की देन है। परंतु अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हैं तो वहाँ पे प्राचीन काल से ही भाषा विषयक संबंधी विवेचन होता रहा है। इस विषय में हमें अनेक ऐसे ग्रंथ प्राप्त होते हैं जहाँ पे भाषा संबंधी विवेचन प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि प्राचीन शिक्षा ग्रंथ, जिसमें कि पाणिनीय शिक्षा तथा अन्य शिक्षा भी है, वहाँ पर ध्वनि, वर्णों आदि के विषय में व्यापक चर्चा की गई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रातिशाख्य ग्रंथ है। प्रातिशाख्य ग्रंथों से तात्पर्य ऐसे ग्रंथों से होता है जो जहाँ पे व्याकरण संबंधी नियमों की विवेचना हमें प्राप्त होती है। वेदों की प्रतिशाखा से संबंधित होने के कारण ही इन्हें हम प्रातिशाख्य ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि निरुक्त है, वहाँ पे अर्थ विवेचना मुख्य रूप से की गई है और वाक्य पदीय, महाभाष्य आदि अनेक व्याख्यान ग्रंथ हमें मिलते हैं जहाँ पर भाषा संबंधी व्यापक विवेचन हमें प्राप्त होता है। परंतु आधुनिक भाषा विज्ञान की अगर हम बात करें तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो उद्भव है वो 1786 ईस्वी में कहा जा सकता है और सर विलियम जोन्स, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी भी थे, उनके द्वारा किया गया। इसके विषय में भी एक रोचक विचार है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब सर विलियम जोन्स भारत आए और उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना आरंभ किया, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का, तो उन्होंने देखा कि जो प्राचीन भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा के साथ साथ जो यूरोप की भी प्राचीन भाषाएं हैं, जिसमें कि ग्रीक है, लैटिन भाषा है, इन भाषाओं में अनेक समानताएं हैं। इसी प्रकार को उन्होंने देखा कि जो ईरानी भाषा है, जो पर्शियन है और संस्कृत भाषा है, उसमें भी अगर हम कुछ वर्णों को परिवर्तित कर दें तो वह भाषा भी एक ही प्रकार की है। इस प्रकार उन्होंने देखा कि जो प्राचीन भाषाएं हैं उनमें एक साम्यता है, उसमें एक प्रकार की समानता है, जिसके कारण उनका इस विषय में रुचि बढ़ी और उन्होंने भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन सभी अध्ययन को आरंभ किया। हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषाओं के मध्य जो साम्यता थी उसके आधार पर आरंभ हुआ था, लेकिन बाद में इसने भाषा के विभिन्न अंगों तथा विभिन्न आयामों पर भी अध्ययन करना आरंभ किया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगर भाषा विज्ञान के जो आरंभिक नाम थे उनके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो प्रारंभ में यूरोप में भाषा विज्ञान के लिए फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। 18वीं शताब्दी का यह मुख्य नाम था। इसी के साथ साथ जब 19वीं शताब्दी का आरंभ होता है, 19वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन जो था, भाषाओं का आपस में एक दूसरे के साथ जो कंपैरेटिव स्टडी थी, उस पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होने के कारण जो भाषा विज्ञान था उसको कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस समय में जो व्याकरण शास्त्र होता था और भाषा विज्ञान होता था उसे प्राय एक ही प्रकार का समझा जाने लगा, इसलिए अनेक विद्वानों ने इसको कंपैरेटिव ग्रामर के नाम से भी कहना शुरू कर दिया। फ्रांस में हम देखते हैं कि फ्रांस में भाषा संबंधी जो कार्य था वो व्यापक रूप से हुआ। फ्रांसीसी भाषा में इसको लिंग्विस्टिक कहा गया है। इसी के साथ हम और अन्य नाम भी देखते हैं जहाँ पर इसको साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ टंग, इस प्रकार के नामों का भी प्रयोग किया गया। लेकिन बाद के समय में जो दो नाम मुख्य रूप से प्रचलित रहे, जिन्हें आज के समय में सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, वह दो नाम लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजी ही हैं। आज वर्तमान समय में भाषा विज्ञान के लिए हम इन्हीं दो नामों को मुख्य रूप से प्रयोग भी करते हैं। अगर हम भारतीय भाषाओं के बारे में चर्चा करें कि जब भारतीय भाषाओं में भाषा विज्ञान के नामकरण की चर्चा हुई तो वहां पर भी अनेक प्रकार के नामों का संग्रह किया गया। विद्वानों ने अनेक प्रकार के नामों का वहां पे विचार प्रस्तुत किया। इसलिए जो अनुदित भाषा यानी जो ये यूरोपीय शब्द थे, इनको हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया, तो वहां पर भाषा विज्ञान के लिए कहीं पर भाषा तत्व कहा गया, कहीं पे भाषा विचार भी कहा गया। अनेक स्थानों पर इसको भाषा शास्त्र, भाषालोचन नाम से भी कहा गया। लेकिन जो सर्वसम्मति से जिस शब्द पर सर्वसम्मति बनी, सर्वसम्मति से जिसको स्वीकार किया गया, वह शब्द भाषा विज्ञानी था।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा है उसमें भाषाओं के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम भाषा विज्ञान बोलते हैं। और जो विदेशी और यूरोपीय भाषा है उसमें प्रायः लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजी इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान, अगर हम इस शब्द की बात करें और इस शब्द के विषय में देखें तो यह एक समस्त पद है। भाषा और विज्ञान इन दो पदों से मिलकर यह शब्द बनता है। यह एक समास युक्त पद है। अगर इसका हम संक्षिप्त में इसको देखना चाहे तो भाषा या विज्ञानम, भाषा विज्ञानम, अगर इसका समास करेंगे तो वह इस प्रकार से होगा कि भाषाओं का विज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे जो भाषा शब्द है वह धातु पाठ की भाष व्यक्तायाम वाची इस धातु से निष्पन्न है। यहाँ पे स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो भाषा मुख्यतः जो भाषा होती है वो मनुष्यों की होती है। भाषा उसे कहा गया है जहाँ पे वर्णों का विवेचन होता है, जो वर्णों से संयुक्त होती है, जहाँ पे वर्ण होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं, मुख्यतया हम उसे ही भाषा कहते हैं। भाष धातु व्यक्तायाम वाची यानी व्यक्तवाणी के संदर्भ में कही गई है। यहाँ पे हम विचार करेंगे कि व्यक्तवाणी किसे कहते हैं और अव्यक्तवाणी किसे कहते हैं। व्यक्तवाणी से तात्पर्य इस प्रकार की भाषा होती है जिसका प्रायः मनुष्य प्रयोग करते हैं, जिसमें वर्ण होते हैं, पद होते हैं, वाक्य होते हैं और जो एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे को संप्रेषित करने के लिए उनका प्रयोग करता है। लेकिन अव्यक्तवाणी का प्रयोग प्रायः पशु पक्षियों द्वारा किया जाता है। उसका कोई वर्णात्मक विज्ञान नहीं होता है, उसके कोई पद वाक्य संरचना नहीं होती है, वो एक अव्यक्त वाणी है, उसका विवेचन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाषा के रूप में हम केवल व्यक्त वाणी को ही स्वीकार करते हैं। अव्यक्त वाणी जो कि पशु और पक्षियों की भाषा है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भाषा विज्ञान में भी हम जिन भाषाओं का विवेचन करते हैं उस बारे में कहा गया है कि वो भाषाएं व्यक्त ही होनी चाहिए, अव्यक्त भाषाएं नहीं होनी चाहिए। यद्यपि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सी लोक भाषाओं का और आदिवासियों की भाषाओं का, राष्ट्रीय भाषाओं का, सभी प्रकार की भाषाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन वह सभी की सभी भाषाएं व्यक्त होनी चाहिए, अव्यक्त नहीं होनी चाहिए। व्यक्त भाषा के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रायः जो मनुष्य होते हैं वो अपने इशारों से अनेक संकेत प्रदान करते हैं। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो हम अपने जो शारीरिक संकेत होते हैं उनको भी भाषा के अंतर्गत परिगणित नहीं करते हैं। यद्यपि उनसे हम कहीं ना कहीं अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तथापि वह भाषा के अंतर्गत नहीं स्वीकार किए जाएंगे। इसी प्रकार से हम विज्ञान शब्द को देखें तो विज्ञान शब्द वी उपसर्ग पूर्वक ज्या धातु से लुट प्रत्यय करने पर बना है। वी उपसर्ग का यहाँ पे अर्थ होगा विशेष रूप से, ज्या धातु जो होती है वो ज्ञान के अर्थ में होती है और यहाँ पे लुट प्रत्यय किया गया है। लुट प्रत्यय को हम देखेंगे कि इसके टकार का और लकार का लोप हो जाता है और जो हमारे पास यु शब्द बसता है इसको युवोर नाको इस पाणिनीय सूत्र से अनादेश हो जाता है। अन के नकार को नकार ही रहता है, नकारादेश नहीं होता है और यहाँ पर विज्ञान शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है। विज्ञान किसे कहते हैं? हम सामान्य रूप से ही जानते हैं कि जो विशेष ज्ञान होता है उसको हम विज्ञान नाम से जानते हैं। ज्ञान और विज्ञान के मध्य में एक अंतर रहता है। ज्ञान से तात्पर्य हमारा ये होता है कि जो एक सामान्य प्रकार का हमें बोध होता है उसको हम ज्ञान कहते हैं और विशिष्ट प्रकार का जो बोध होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने किसी एक वृक्ष को देखा, वह वृक्ष देख के हमें एक सामान्य ज्ञान हो गया कि एक पेड़ है। अब इसका विशिष्ट ज्ञान क्या होगा? विशिष्ट ज्ञान इस प्रकार से होगा कि इस वृक्ष का नाम क्या है, यह वृक्ष किस प्रकार की जलवायु में होता है, वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत इसके किस नामों का, किस गुणों का, किस प्रकार का उल्लेख है, किस प्रकार के औषधियों में इस वृक्ष का उपयोग होता है, इस वृक्ष की कौन कौन से जो भाग हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यह विषाक्त है नहीं है, किस प्रकार का है, इसके जो फल हैं फूल हैं उनका क्या प्रकार है। इस प्रकार की जो विशद विवेचना होती है उसको हम विज्ञान कह सकते हैं। इसी के साथ जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है वहाँ पे आचार्य दंडी काव्य दर्श में भाषा के विषय में एक बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवन त्रयम
यदि शब्दाभयम ज्योति असंसारम न दीप्यते। इसका अर्थ यह है कि यह जो संपूर्ण संसार है यह अंधकार में लिप्त हो जाता है, यह पूरा संसार अंधकारमय हो जाता है यदि जो वर्णात्मक जो शब्दों की ध्वनि है, ये जो शब्द है, जो भाषा है, उसके द्वारा यह संसार अगर प्रकाशित न होता तो। इस प्रकार हम जानते ही हैं कि जो भाषा होती है उसी से ही हम परस्पर अपने आचार विचार जो होते हैं उनको दूसरों को समझा सकते हैं। जो हमारे से पहले पुरानी पीढ़ियां भी हुई हैं, हमारे से जो पूर्वज व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो विज्ञान प्राप्त किया, जो आविष्कार किए, उससे संबंधित उन्होंने जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को उन्होंने भाषा के माध्यम से ही आज की पीढ़ी तक पहुंचाया है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो सभी हमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी भाषा में ही उपलब्ध होती हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने की है। अनेक विद्वानों ने भाषा विज्ञान को उसकी एक विकसित भाषा के रूप में उसको समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हम एक परिभाषा देखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की। वो लिखते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान में इन्होंने सभी प्रकारों को, जो भाषा विज्ञान के विविध आयाम हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भाषा जो होती है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुई, उसका संरचना कैसी है, ऐतिहासिक रूप से उसका प्रकार किस प्रकार का है, किस प्रकार की उस भाषा की यात्रा हुई है। जब भाषा के विषय में इस प्रकार से हम विवेचना करते हैं और उन सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं, तो जिस शाखा में इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है उसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान के अगर हम अध्ययनों की चर्चा करें तो भाषा विज्ञान के अध्ययन के कुछ प्रकार हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम भाषा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कर सकते हैं। देखिए, संक्षेप में भाषा का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है और किसी भी विषय का पूर्ण अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब हम एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार से भाषा विज्ञान के अध्ययन के हमने कुछ प्रकार किए हैं जो इस प्रकार से हैं। इसमें प्रथम प्रकार है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। तो किसी भी भाषा का किसी काल विशेष में अध्ययन करना कि उस काल में यह भाषा इस प्रकार की रही थी, इस प्रकार की जो विवेचना जिसके अंतर्गत की जाती है उसको हम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। इसका बहुत ही सटीक उदाहरण पाणिनीय व्याकरण कहा जा सकता है। संस्कृत भाषा वैदिक काल से चली आ रही थी और वैदिक जो संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है उसमें हमें कुछ भेद भी दिखाई देते हैं। लेकिन पाणिनीय व्याकरण, जो कि आज से तीसरी से 5वीं शताब्दी के बीच में शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया, उस व्याकरण में तत्कालीन जो संस्कृत भाषा थी उसके नियमों का, उसके वर्णों का, उसकी ध्वनियों का, उसके प्रकारों का, वाक्य संरचना का आदि का पूरा ही विवेचन किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान होता है वह भाषा के किसी एक काल में उसके स्वरूप की व्याख्या करता है। किसी विशेष काल में भाषा में कितनी ध्वनियां थी, पद रचना कैसी थी, किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता था, किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, इन सभी का विवेचन हम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी क्रम में हम दूसरे नंबर पर देखते हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के विभिन्न अंगों, जैसे कि उसकी ध्वनि, पद रचना, वाक्य संरचना किस प्रकार की थी और उसके क्रमिक विकास पर भी विवेचना करते हैं। क्रमिक विकास से तात्पर्य इस प्रकार से है कि वह भाषा उससे पहले किस स्वरूप में थी, फिर धीरे धीरे वह कैसे परिवर्तित हुई, उसके बाद वह किस प्रकार की भाषा में गई। इसका उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत हमें प्राप्त होती है। लौकिक संस्कृत के पश्चात हमें पाली प्राकृत भाषाएं प्राप्त होती हैं, अपभ्रंश भाषाएं प्राप्त होती हैं और फिर इसी भाषा के विकास क्रम में हमें जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली इस प्रकार की भाषाएं हैं वह प्राप्त होती हैं। तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं की जो क्रमिकता है उसका विवेचन किया जाता है। इसी क्रम में जो अग्रिम है वह है तुलनात्मक भाषा विज्ञान।
तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम दो भाषाओं का या दो से अधिक भाषाओं का विवेचना करते हैं कि उन भाषाओं में किस किस प्रकार की समानताएं हैं, किस किस प्रकार की विषमताएं हैं। इन सभी का जो विवेचन किया जाता है वो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में अगर हम कहा जाए तो जो आधुनिक भाषा विज्ञान है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जो उद्भव हुआ वह भी जो संस्कृत भाषा थी, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा के परस्पर तुलना के रूप में ही किया गया था। जब सर विलियम जोन्स भारत आए और उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं की जो प्राचीन भाषा है संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में जो प्राचीन भाषाएं हैं ग्रीक और लैटिन, उसमें परस्पर अनेक समानताएं हैं। इसी के आधार पर जो आधुनिक भाषा विज्ञान है उसकी नींव पड़ी। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जो विभिन्न भाषाएं होती हैं उसमें दो भाषाएं भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भाषाएं भी हो सकती है, उनका आपस में तुलनात्मक विवेचन करते हैं कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं, उनकी ध्वनियों में क्या क्या समानताएं हैं, उनकी पदों में किस प्रकार की समानताएं हैं, उनके व्याकरण संबंधी नियम एक दूसरे से किस प्रकार से मिलते हैं तथा विभिन्न किस प्रकार से हैं, पद रचना कैसी है, शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में, किस भाव में, किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सभी का अध्ययन हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत संस्कृत तथा ईरानी भाषा का भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान। संरचनात्मक भाषा विज्ञान इस प्रकार से होगा जैसे कि हम व्याकरण को पढ़ते हैं, किसी भाषा का जो व्याकरण होता है वह व्याकरण हमें उस भाषा की संरचना के विषय में बताता है। जो संरचना का आरंभ मूल ध्वनि यानी वर्णों से लेके पद रचना, वाक्य संरचना, अर्थ विज्ञान, इन सभी का जो विवेचन होता है वो संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। हम अनेक जो भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी, ईरानी, जो सभी भाषाएं हैं उनकी विवेचना किस प्रकार से है, उनकी संरचना किस प्रकार से है, इस प्रकार का जो हम अध्ययन करते हैं वो संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसी क्रम में हम अग्रिम भाषा विज्ञान के रूप में देखते हैं प्रायोगिक भाषा विज्ञान। प्रायोगिक भाषा विज्ञान में मुख्यतया जो आज के समय में अनेक हमने वैज्ञानिक टूल्स बना लिए हैं, अनेक जो आविष्कृत यंत्र हैं, उनका भाषाओं के अध्ययन में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, अनुवाद पद्धति में किस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है, दूसरी भाषाओं को समझाने के लिए, उनकी ध्वनियों को समझाने के लिए, उनके उच्चारण का सही उच्चारण करने के लिए किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जा सकता है, यह सब हम प्रायोगिक भाषा विज्ञान में देखते हैं। प्रायोगिक भाषा विज्ञान दूसरी भाषाओं के अनुवाद, भाषा अध्ययन के लिए जो आधुनिक यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका व्यवहारिक ज्ञान तथा भाषा सर्वेक्षण आदि पद्धति इस प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत परिगणित की जा सकती है। भाषा विज्ञान के अगर क्षेत्र की बात करें तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या है, तो मुख्यतः जो भाषा का क्षेत्र है, मनुष्य की भाषा का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र भाषा विज्ञान का भी कहा जा सकता है। मनुष्य की जो अपनी बोलियां हैं, चाहे वो कैसी भी भाषाएं क्यों ना हो, वह आदिवासी भाषाएं हो या फिर हमारी लोकल बोलियां हो या राष्ट्रीय भाषाएं हो, प्राचीन भाषाएं हो, ऐसी भाषाएं जो आज प्राप्त नहीं होती हैं, उन सभी भाषाओं का जो क्षेत्र है, जो अध्ययन है, वो सभी भाषा विज्ञान के क्षेत्र अध्ययन का भी क्षेत्र माना जाता है। भाषा विज्ञान के अगर अंगों की बात करें कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के किस किस कहाँ पे किन किन अंगों का अध्ययन करते हैं, इसमें मुख्य रूप से 4 हैं। सबसे पहले भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो भाषा विज्ञान का प्रथम अंग कहा जा सकता है उसको हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि से तात्पर्य यहाँ पर वर्ण से है। संस्कृत में या फिर व्याकरण में हम जिसको वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, उसको ध्वनि कहा गया है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम ध्वनियों का विवेचन करते हैं कि किस भाषा में कितनी ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों का प्रकार किस प्रकार से है, कौन सी ध्वनि कहाँ से बोली जाती है, कौन सी ध्वनियां आपस में साम्य रखती हैं, कौन सी अलग रखती हैं, उसमें स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त अक्षर किस किस प्रकार से हैं। इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि पद विज्ञान। जब हम ध्वनियों को मिलाकर एक पद बनता है,
हम बहुत सारे जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर हम पदों की संरचना करते हैं। और जो ये ध्वनियों का समूह होता है ये निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, उसको ही हम पद कहते हैं। तो पद विज्ञान के अंतर्गत हम शब्द संरचना के बारे में जानते हैं कि जो भाषाओं के शब्द हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उनका व्याकरण क्या है, उनकी मूल धातु क्या है, उनकी मूल प्रकृति कैसी है, वो शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से उनका किस प्रकार की संरचना है, इस विषय पर जो चर्चा होती है वह पद विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। वाक्य विज्ञान अनेक पदों को मिला के हम एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य के आधार पर ही फिर हमारे अन्य ग्रंथ पुस्तकें आदि लिखी जाती हैं या फिर जो हमारी भाषा है वह विकसित होती है। तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम संरचना, वाक्य की संरचना किस प्रकार से होगी, कर्ता कहाँ पे आएगा, कर्म कहाँ पे आएगा, करण कहाँ पे आएगा, अंग्रेजी भाषा की बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट किधर होगा, वर्ब कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो जो वाक्यों की जो संरचना है वह किस प्रकार से होगी, उनकी उसका नियम क्या रहेगा, उसकी व्याकरण क्या रहेगी, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो अग्रिम प्रकार है वह है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। जब हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अनेक शब्द थे किसी कालक्रम में उनका अर्थ अन्य था, लेकिन बाद के कालक्रम में उनका अर्थ भी बदल गया। तो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम शब्दों के साथ साथ जो वाक्य हैं उनका विवेचन करते हैं कि उनका अर्थ किस प्रकार से विकसित होता है और उस अर्थ का आज के जो समाज है, आज का जो काल है उसमें क्या अर्थ है और जहां से ये भाषा चली आ रही है पूर्व में इसका किस प्रकार का अर्थ था। तो मुख्यतः जो अर्थ की विवेचना जिसके अंतर्गत की जाती है उसको हम अर्थ विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान के ये जो 4 अंग हैं ये आधुनिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत परिगणित किए गए हैं। अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा में देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ध्वनि विज्ञान है वह शिक्षा प्रातिशाख्य के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता था। शिक्षा में मुख्यतः ध्वनियों का ही विवेचना है, ध्वनियाँ कितनी हैं, किस प्रकार की हैं, कहाँ से उनका उच्चारण होगा, क्या उनका बाह्य प्रयत्न है, क्या उनका आभ्यंतर प्रयत्न है, किस प्रकार के उनके उच्चारण स्थान है, इस सभी का विवेचन ध्वनि विज्ञान में किया गया है। तो जो शिक्षा नामक वेदांग है वह मुख्यतः ध्वनियों का ही विवेचन करता है। इसी क्रम में हम देखते हैं जो पद विज्ञान है और वाक्य विज्ञान है, इसके लिए हमें प्राचीन ज्ञान परंपरा में व्याकरण शास्त्र मिलता है। व्याकरण मुख्यतः पद, कोई भी शब्द किस प्रकार से बनेगा, शब्द किस प्रकार से बनेगा, क्रियापद किस प्रकार से बनेगा, शब्दों को वहां पे प्रातिपदिक कहा गया, क्रियापदों को वहां पे आख्यात कहा गया। और पदों की विवेचना, पदों के उनकी शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होगी, पद का जो बनाने की विधि होगी उसका भी विवेचन वहां पे किया गया है। और वाक्यों का निर्माण पदों से किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार के नियमों का भी विवेचन मुख्यतया व्याकरण शास्त्र में व्यापक रूप से हमें प्राप्त होता है। अर्थ विज्ञान की बात करें तो प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो निरुक्त शास्त्र था उसमें अर्थ विज्ञान का वर्णन है। वहां पे शब्दों के अर्थों के विवेचन के प्रकार बताए गए हैं तथा अर्थों को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए इसके विषय में भी प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जो यास्क के द्वारा लिखा गया निरुक्त शास्त्र है उसमें प्रायः जो वैदिक शब्द हैं उनको उठाया गया है और उनके शब्दों के अर्थों को बताया गया है कि अनेक स्थानों पर उन शब्दों के अर्थ किस किस प्रकार से अलग हो सकते हैं और कहाँ पर उनके अर्थ अन्य होंगे। इस प्रकार की जो विवेचना होती है वहाँ पे निरुक्त शास्त्र में की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाषा विज्ञान के ये आधुनिक भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में भी इससे संबंधित शास्त्र हमारे पास उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त 2 अंग भी अतिरिक्त रूप से माने जाते हैं, जिसमें पहला है कोश विज्ञान और उसके बाद है भाषिक भूगोल। कोश विज्ञान के अंतर्गत जो कोश होते हैं उनको वर्णानुक्रम से लिखना, यानी किसी भाषा के जो शब्द हैं उनका संग्रह करते हुए उनके अर्थों का ज्ञान करने के लिए उनको वर्णानुक्रम में लिखा जाता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में भी हमें अनेक प्रकार के कोश ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें वैदिक कोश ग्रंथों की बात करें तो निघंटु कोश ग्रंथ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से लौकिक संस्कृत की बात करें तो वहां पर हमें अमर कोश, वाचस्पत्यम इत्यादि कोश ग्रंथ प्राप्त होते हैं। भाषिक भूगोल की अगर हम बात करें तो भाषिक भूगोल के अंतर्गत जो एक सीमा विशेष में बोली जाने वाली भाषाएं होती है उनके ऊपर विवेचन किया जाता है।
भाषा की वह बोली किस प्रकार से है, किस भाषा से संबंधित है, कितने स्थान पर बोली जाती है, उसकी मुख्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो भौगोलिक संरचना के आधार पर जो भाषाओं का वर्णन किया जा सकता है उसको हम भाषिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से ये भाषा विज्ञान का एक सामान्य अध्ययन रहा, जिसमें हमने भाषा विज्ञान का अर्थ, उसके अध्ययन के प्रकार, भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग और आधुनिक काल में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है तथा प्राचीन काल से भारतीय ज्ञान परंपरा से वह किस प्रकार से संबंधित है, इसके विषय में हमने जाना। धन्यवाद।